कृषि दर्शन के देखैया सब्बो किसान भाई बहनी मन ला नमस्कार और जय जोहार। संगवारी हो, हमन रोज अलग अलग विषय में चर्चा करतन, तो वैसी आज हमन चर्चा करबो धान के कतारबद्ध बोनी पद्धति से लाभ। संगवारी हो, धान ला बोए के अलग अलग विधि है, तेमा एक नया विधि है जो है कतारबद्ध विधि। तो आज हमर विशेषज्ञ बताही कि कतारबद्ध विधि हा अन्य विधि मन से कैसे अलग है और एकर से का लाभ होथे, और अगर किसान भाई मन हा ये विधि ला अपनावत हे तो ओला कौन से समय में लगाही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिली। चलो हमन आज चर्चा करबो ए विषय में। तो आज के हमार विशेषज्ञ है हर्षना चंद्राकर, जो कि है वरिष्ठ शोधकर्ता कृषि विज्ञान केंद्र पांडा से। संगवारी हो, ये चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देखथन एक संदेश। जैसे कि हमन जानथन जैविक खाद जे है पूर्ण रूप से जैविक पदार्थ के द्वारा तैयार होथे और ओकर बहुत ज़्यादा महत्व है। जैविक खाद में बहुत सारा खाद मन आथे, जैसे केंचुआ खाद, गोबर के खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, ये सब खाद मन हा जैविक खाद में आथे। और वर्तमान परिदृश्य में हमन हा देखथन कि जैविक खाद के बहुत ज़्यादा महत्व है। एक समय रहा है जब किसान भाई मन हा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के पद्धति ला अपनाए। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के मतलब है कि जब किसान भाई मन हा खेत के तैयारी करे गर्मी के समय में, तब बैलगाड़ी के प्रचलन रहा है। बैलगाड़ी से गोबर के खाद ला किसान भाई मन हा लेगे और खेत में डाले और ओला अच्छा से फैला के खेत ला तैयार कर लेवाए। त जैविक खाद के हमन उपयोग करन और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के जो पद्धति रही से, एकर मतलब है कि हमला जो पोषक तत्व ला खेत में, फसल में, माटी बर और फसल बर उपयोग करना है, ओला हम बराबर भाग में बांट के कुछ ला रासायनिक रूप से भी हमला देना है और कुछ ला जैविक पदार्थ के रूप में देना है। संदेश के बाद एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करतन धान के कतारबद्ध बोनी पद्धति से लाभ। तो आज हमर विशेषज्ञ बताही कि धान के कतारबद्ध बोनी से हमन ला अगर धान बोना है तो ओला कौन से मौसम में बोना है, साथ ही साथ कितना तापमान के आवश्यकता होते और मिट्टी के तैयारी कैसे करबो। चलो तो जानकारी प्राप्त करतन हमर विशेषज्ञ का बतावत है। यूँ तो धान आप कई प्रकार से बोते हैं और कई प्रकार से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन नई यांत्रिकरण तकनीक जो कि मौसम अनुकूल भी होती है, इसलिए हम कतार बुआई तकनीक किसान भाइयों को बताते हैं कि आप वो कीजिए, क्योंकि यह जलवायु अनुकूल होती है, कम पानी में भी हो जाती है और इसके साथ ही इसमें लागत में भी कमी आती है। छत्तीसगढ़ की जिस प्रकार से जलवायु है, हमारे यहाँ पे मानसून का प्रारंभ जो होता है वो जून महीने में होता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि धान के खेत में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और यह सभी किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। बहुत से किसान भाई जो होते हैं वो वर्षा आधारित खेती करते हैं। चूँकि जून से लेके अक्टूबर माह में हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का समय माना जाता है और उपयुक्त और अच्छी मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है। इस हेतु हम धान की खेती को खरीफ काल में मतलब जून में बुआई करते हैं और नवंबर तक हम इसकी कटाई करते हैं। धान की कतार बोनी पद्धति में धान के बीजों को पंक्तियों में बोया जाता है, जिससे पौधों के बीच एक समान दूरी बनी रहती है। यह पद्धति पारंपरिक छिटकावा विधि की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण में आसानी, बेहतर फसल प्रबंधन और अधिक उपज। कतार बोनी में निंदाई गुड़ाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। छिटकावा विधि की तुलना में फसल 10 से 15 दिन जल्दी पकती है, जिससे मिट्टी में उपलब्ध नमी का उपयोग किसान दूसरी फसल में भी ले सकते हैं, जो किसान भाइयों के लिए अधिक उपज और बेहतर फसल प्रबंधन प्रदान करता है। धान की कतार बोनी विधि में कम लागत आती है, साथ ही कम वर्षा में भी उपज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
धान की कतार बुआई में 2 से 3 बार खेत की जुताई कर लेते हैं। अच्छी तरीके से 2 से 3 बार खेत की जुताई करने के बाद अगर आपके पास रोटावेटर की व्यवस्था होती है तो आप रोटावेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें मिट्टी अच्छी भुरभुरी और पतली दबदबी होनी चाहिए ताकि जब ही हम यांत्रिकरण विधि से सीड ड्रिल चलाए तो हमें कोई बड़े ढेले का या अन्य किसी कड़ी खेत का सामना ना करना पड़े। अब इस हेतु हमने 2 से 3 बार जुताई करके एक रोटावेटर कर लिया। अब यह खेत तैयार हो जाता है यांत्रिकरण विधि से धान बोने हेतु। किसान भाई हो, जमीन के तैयारी के बाद हम बात करबो बीज। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन सी किस्म है जो उपयुक्त होते, साथ ही साथ अगर हमें लगाना है धान तो 1 एकड़ खेत में कितना मात्रा के आवश्यकता होई और बीज के उपचार कैसे करना है। तो चलो जानकारी प्राप्त करते हमारे विशेषज्ञ का बतावत है। धान के बीजों उपचार से बीज फंगस, कीट और रोगों से सुरक्षित रहता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और पौधों का प्रारंभिक विकास तेजी से और समान रूप से होता है। इससे फसल को मिट्टी और बीज जनित रोगों व कीटों से बचाया जा सकता है। एक समान व स्वस्थ फसल प्राप्त होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उपज में वृद्धि होती है। यह बीजों और पौधों को बीजजन्य और मृदा जनित रोगों के प्रसार से बचाता है। मजबूत और स्वस्थ पौधों के कारण फसल की उपज में वृद्धि होती है और किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। किस्म जो होती है आप कम अवधि वाली किस्म ले सकते हैं, मध्यम अवधि वाली किस्म ले सकते हैं और 135 दिन से अधिक किस्म जैसे स्वर्णा का उपयोग कर सकते हैं। कम अवधि वाली किस्म में आप MTU 1153 का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम अवधि वाली में MTU 1001 का प्रयोग कर सकते हैं और अधिक अवधि वाली में जैसे किसान भाई सभी बोते हैं स्वर्णा बोते हैं, छत्तीसगढ़ देवभोग बो सकते हैं। आपको कितनी मात्रा में बीज लेनी है और किस प्रकार से बोनी है, तो बीज में किसान भाई कर सकते हैं बीजोपचार हमें पहले ही करना चाहिए, चूँकि हमें यंत्रीकरण विधि से सीड ड्रिल द्वारा बुआई करनी है, जिसमें धान के जो बीज है वो अत्यधिक मात्रा में गीले नहीं हो सकते हैं। गीले जो बीज होते हैं वो सीड ड्रिल में चिपक सकते हैं। इस हेतु हमें एक दिन पूर्व बीजोपचार करना होता है। इसके लिए हम धान को 70% नमक के घोल में डुबाकर निकाल लेते हैं। डुबाकर निकालने के बाद उसे 2 से 3 बार अच्छे से धुलाई करके कार्बेंडाजिम पाउडर 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार बीजोपचार कर सकते हैं और उसके बाद इसे छाया में सुखा देंगे। आज शाम को हमने ये बीजोपचार किया है और कल सुबह हमें बुआई करनी होती है। इसके अलावा किसान भाई जब भी बीज की बात आती है कि आप कितनी मात्रा में कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप छिड़काव विधि से बीज बोते हैं तो इसमें आपको 90 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लग जाता है, किंतु अगर हम सीधी बोआई और यांत्रिकरण विधि से लाइन सोइंग के माध्यम से बोते हैं तो हमें 50 से 60 किलो ही बीज की खपत होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो किसान भाइयों देखियो ना, हमारे विशेषज्ञ यहाँ जानकारी दी से कि 1 एकड़ में कितना मात्रा में बीज डालना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बीज उपचार करते हैं तो ओला 1 दिन पहले करना ज़्यादा आवश्यक होते हैं, काबर कि बीज में नमी की मात्रा नहीं होना चाहिए। तो अब बीज ला हमें खेत में लगाना है तो कौन सी विधि से लगाना है, चलो जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे विशेषज्ञ का बतावत है। सीधी बुवाई में अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर या ड्रिल का प्रयोग करके पंक्तियों में बोया जाता है, जिससे मजदूरों का खर्च कम होता है और कम समय में अधिक क्षेत्र कवर होता है। इससे अन्य तरीकों में नमी युक्त भूमि में पारंपरिक विधियां भी शामिल है, जहां खेत तैयार कर ड्रिल से बुवाई की जाती है और फिर नमी बनाए रखने के लिए पाटा लगाया जाता है। नमी युक्त भूमि में सीधी बुवाई, इस विधि में खेत को पहले जुताई करके तैयार किया जाता है और फिर उसमें पर्याप्त नमी होने पर ड्रिल की मदद से धान के बीज बोए जाते हैं। खेत में पर्याप्त नमी होने के कारण बुवाई के बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। बुआई विधि ऐसी होती है कि किसान भाई 2 प्रकार की होती है, एक प्लांटर होता है और एक सीड ड्रिल होता है। प्लांटर जो होता है उसमें भी 11 नास होते हैं
11 नास होते हैं और खाद का एक अलग बॉक्स होता है। और उसी प्रकार से सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल में भी एक खाद का अलग बॉक्स और बीज का अलग बक्सा होता है, जिसमें हम बीज के बक्से में बीज को डालेंगे, खाद के बक्से में हम डीएपी जो उपयुक्त होता है उस वक्त खाद वो डाल सकते हैं। और उस हिसाब से 11 नास में हम सीधी कतार बुआई करते चलते हैं, जिसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर तक की होती है और जो बीज की जो गहराई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। संगवारी हो चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देख लेता एक संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगवारी हो हमार विशेषज्ञ बताई से कि हमन ला धान ला कौन से विधि से लगाना है। अब धान ला लगाए के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है सिंचाई के। हमन ला सिंचाई कब कब करना है और साथ ही साथ कौन से विधि से सिंचाई करना है, ये बात के ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ सिंचाई के बारे में क्या जानकारी देवत है। धान की कतार बोनी में सिंचाई प्रबंधन के लिए बुवाई के बाद 4 से 5 दिन तक खेत में नमी बनाए रखना आवश्यक है। इसके बाद क्रांतिक अवस्था खासकर फूल आने और दाना भरते समय 5 से 10 सेंटीमीटर पानी खेत में बनाए रखें। यदि चिकनी मिट्टी में दरारें दिखने लगे तो तुरंत सिंचाई करें। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखना है, लेकिन कटाई से लगभग 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। यदि बारिश नहीं हो रही है तो धान के पौधे में कल्ले निकलते समय, फूल आते समय और दाना भरते समय खेत में नमी बनाए रखें। सिंचाई की आवश्यकता इस प्रकार से होती है किसान भाइयों की क्योंकि हम मानसून के सीजन में धान की खेती करते हैं और अगर आपके पास नहर आपासी की योजना होती, व्यवस्था होती है तो आप नहर आपासी से पानी ले सकते हैं। और सिंचित किसान भाइयों को कण से निकलने की अवस्था में, गभोट की अवस्था में, फूल निकलने की अवस्था में और इसके साथ दाना में दूध भराने की अवस्था में सिंचाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उस समय धान को सिंचाई इन क्रांतिक अवस्था में अवश्य करना चाहिए। धान की कतार बोनी में खाद प्रबंधन के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद की मात्रा तय करें और जैविक खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए करें। फास्फोरस, पोटास
और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय दे। यूरिया को 3 भागों में बांटकर रुपाई के 5 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद और फिर 50 से 60 दिन बाद फूल आने से पहले छिड़के। जिंक सल्फेट की कमी से पौधे पीले पड़ते हैं, इसलिए प्रमाणित स्रोत से खरीदे और समान वितरण के लिए अलग अलग दिशाओं में छिड़काव करें। सनई या ढेंचा का बीज 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोकर पुष्पन अवस्था में खेत में मिला दे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन जीवांश पदार्थ बढ़ता है। खाद प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए और कैसे किया जाए? तो खाद प्रबंधन में किसान भाई हम सबसे पहले बुआई के समय ही डीएपी को डाल देते हैं। मतलब बुआई के समय ही हमें फास्फोरस डाल देना चाहिए, जिससे अंकुरण में धान को खाद मिल पाता है और अंकुरण अच्छी तरीके से हो पाता है। बुआई के कुछ दिनों बाद हम यूरिया और पोटास को मिलाकर डाल सकते हैं। यूरिया को नाइट्रोजन की मात्रा को किसान भाइयों को हम 2 से 3 अलग अलग भाग में देने को कहते हैं। पहला दिया, उसके बाद 20 से 25 दिनों बाद दूसरा, उसके कुछ दिनों बाद हम तीसरा डोज देते हैं। इससे क्या होती है, नाइट्रोजन जो है वो भूमि में उतनी ही जाती है जितनी प्लांट की आवश्यकता है और प्लांट उतना ही अवशोषित कर सकता है। अन्यथा अगर आप अधिक मात्रा में एक ही बार में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो धान उसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है और हमारा खाद इस तरह से बेकार चला जाता है। 120, 60 और 40 की मात्रा में हमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अब हो गए मनोरंजन के बेरा, तो चलो देखथन एक छत्तीसगढ़ी गीत। बीना बजावा था हरि गुण गावे ओ देवर सिंगारा जी। पर बीना बजावा था हरि गुण गावे आइयो दरद। पर बीना बजावा सिर में मकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कतारी, पैर में पद्म पहने हुए एक रोज के या सेनापति के भर लेकर और बागम डोर खींचते हुए रथ में बैठ करके हमारा बागमा डोरे मोरा खाजा न लगे है, हमारा बागमा डोरे मोरा खाजा न लगे है, मोरा यारा रा 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 ये राजा। अरे फिर ये मनुष्य रथ से उड़े, कभी आकाश तो कभी पाताल, कभी पृथ्वी भी आकर भागने लगे। वीर ये मनु उंद्रा के भवन में चलने लगी। पहली गवन करा करके लाए हा उत्तरा कुमारी ला, आज मोला नहीं देखी तो रो रो करके मर जही। तब वीर मनु उत्तरा कुमारी के भवन में जाई के तैयारी कर ली। या उत्तरा कुमारी याद देखी अपने पति के राह देखने लगे। या का दौड़ाता दौड़ाता चलाना लागे। ओ उत्तरा आगा दौड़ाता चलाना लागे। दौड़ते हुए उत्तरा कुमारी के भवन में जाने लगे वीर मनु। ओ महारथी वीर आगा दौड़ाता चलेगा चलियो खुशी हो गई। आज मोर पति जी मोर कक्षा में आवत हवे, यहाँ देख कर के बड़े आनंद हो गए काका। और जाकर के उत्तरा किया भवन में समा गए।
मस्त वहाँ दंडोत प्रणाम करने लगे है ओ ये दंडोत प्रणाम करके कहे यहाँ सब धज के जाए के तैयारी कहाँ है स्वामी। और आप यहाँ इतना यहाँ सिर में मकुट, कान में कुंडल, छाता में कवच, कमर में कटारी, पैर में पदुम, ये काली नाग के समान ये आपकी आप भेष बने हुए हैं। वीर या मनु कहे उतरा या मोला से आर्डर दे दे, मैरन भूमि चक्र बिहू में जाए के तैयारी करे। मोरा रोये दाई दर बेटा, मोरा रोया मोरा रोये दीदी, ओ उत्तरा कुमारी देख करके रोना रोने लगी, सर पकड़ करके कहे उत्तरा या अब जाए के तैयारी ला सुन करके यहाँ दोनों नेत्र से नीर बहा था। मैं छतरी कुल में जन्म ले हो तिरिया के समान नहीं, छतरी के लड़ना रन में है उत्तरा, तिरिया के मरना और लड़ना घर में है देवी। या ते मोला विदा दे दे, बड़ा खुशी के साथ मोला विदा चाहिए उत्तरा। उत्तरा कुमारी कहा याद पहली गवन करा के लाए है स्वामी, या जते नीरवे तो मैं कैसे जीवित रहूं। मोरा रोये दाई धर हृदय में समा करके रोना रोने लगी। कैसे बाचा न जाए, विधि के लिखा विधाना है, एक कर्म के रेख नहीं मिटे इसका। कैसे बाचा न जाए, कर्म के रेख नहीं मिटे। तो किसान भाई हो, आज हम चर्चा करें हैं धान के कतारबद्ध बोनी विधि से लाभ के बारे में। हमारे विशेषज्ञ कितना सुंदर जानकारी दी से कि धान ला कैसे लगाना है और कौन कौन विधि से कटाई करना है, कैसे भंडारण करना है। तो आप मन भी कतारबद्ध बोनी विधि ला अपनावा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमावा। साथ ही साथ हमन देखे हैं एक बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत। और मिलबो एक नया चर्चा के साथ नया जगह में, तब तक के लिए जय जोहार।